हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं दयानंद यादव, आप लोग देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज। टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज में आज हमारा टॉपिक है हाउ टू अप्लाई इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ऑन न्यूमेरिकल्स। आप लोग जानते हो कि मोल कॉन्सेप्ट से जब आप लोग क्वेश्चन करते हो तो ये बहुत बड़ा मेथड होता है, लॉन्ग मेथड होता है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, यदि आप उन पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो वो सिंगल स्टेप में मतलब 3.5 सेकंड में वो हो जाते हैं। आज हमें यही सीखना है। आज मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनको देखते ही बहुत लोगों की हवा निकल जाती है या फिर समझ में ही नहीं आता कि इन क्वेश्चंस को किस फॉर्मूले से किया जाए। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चंस के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि उन पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई किया जाए। एक और बात, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई नहीं करना होता। किन कैटेगरीज में हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए, आज मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। वैसे मैंने एन फैक्टर की एक अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो में एन फैक्टर को समझ सकते हो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने थोड़ा समझा रखा है वहां पे। कुछ बातें आज मैं आप लोगों को इस वाले वीडियो में बताऊंगा कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट रियली कहता क्या है। हमने ये सीखा था मोल कॉन्सेप्ट में, आप लोगों को याद होगा कि मोल कॉन्सेप्ट में आप लोग एक रिएक्शन के लिए लिखते हो ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल ऑफ बी गिव यू सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। इट इज ए केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये। यहाँ पे ये इक्वेशन कह रही है ए मोल ऑफ कैपिटल ए ऑलवेज रिएक्ट विद बी मोल ऑफ कैपिटल बी और गिव यू सी मोल ऑफ कैपिटल सी एंड डी मोल ऑफ कैपिटल डी। यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में इक्वेशन को बैलेंस्ड होना कंपलसरी है। यदि आप बैलेंस्ड इक्वेशन जानते हो तो आप बता सकते हो कि ए के समथिंग मोल से इसके कितने मोल बनेंगे, ए के समथिंग मोल से डी के कितने मोल बनेंगे, बी के कितने मोल कंज्यूम होंगे। ये तभी पॉसिबल है जबकि आपका इक्वेशन नोन हो। जब तक इक्वेशन नोन नहीं होगा तब तक आप उसे बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसकी बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, सबसे पहली बात लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है आप लोगों को मैंने बता रखा है वैसे, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, चाहे उसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कुछ भी हो, चाहे उसका बैलेंसिंग से कोफिशिएंट कुछ भी आते हों, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि हर एक रिएक्शन में सभी स्पीसीज के इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। मतलब ए के यदि आप 5 इक्विवेलेंट यूज करोगे तो बी के 5 इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे, सी के 5 इक्विवेलेंट बनेंगे, डी के 5 इक्विवेलेंट बनेंगे। इसका मतलब यदि आप एक्स इक्विवेलेंट लेते हो किसी भी एक स्पीसी का तो बाकी सबके भी इक्विवेलेंट कितने होंगे, एक्स इक्विवेलेंट होंगे। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है कि फॉर सेम रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन ए मोल ऑफ ए बी मोल ऑफ बी, चाहे रिएक्शन कोई सा भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्विवेलेंट ऑफ ए जस्ट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बी जस्ट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सी एंड जस्ट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ डी, चाहे स्पीसीज कोई भी हो। इसका मतलब यहाँ पे सबसे मुद्दे की बात यह कि इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। पूरी इक्वेशन आप जानते हो, इसकी भी जरूरत नहीं है। यदि आप इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ ए एंड डी को जानते हो तब भी काम चलेगा, क्योंकि ए एंड डी के इक्विवेलेंट सेम है। अब अप्लाई कैसे करना है ये तो सब बताते हैं कि यार इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है, अप्लाई कैसे करते हैं ये जो पार्ट बता रहा हूं ये कोर पार्ट है। यदि आप इसे समझ गए तो फिर आप लोगों को इस दुनिया में रोकने वाला कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। और ये बहुत आसान है, इतना आसान कि आप लोग इसे एक पल में सीख जाएंगे। ये एक इक्वेशन है। सोचो एक न्यूमेरिकल में आप लोगों को डेटा कैसे दिए जा सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल में आप लोगों को कहा जा सकता है कि समथिंग कंपाउंड के एक्स ग्राम रिएक्ट करते हैं और इससे प्रोडक्ट बनता है, बताओ प्रोडक्ट के कितने ग्राम बनेंगे, मास कितना बनेगा। हो सकता है मास दिया जाए तो जिस टर्म में दिया जाए उसी टर्म में सोचना है। सबसे पहले मास टर्म में सोचते हैं। मास टर्म में इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो गिवन मास ऑफ ए, डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ए इज व्हाट, इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए। जितने इसके इक्विवेलेंट होंगे उतने इसके होंगे, उतने इसके होंगे, उतने इसके होंगे। इसका मतलब यदि ए से बी का मास कैलकुलेट करना है विदाउट बैलेंसिंग तो गिवन मास ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, ये बी के इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है, बी के इक्विवेलेंट ए के इक्विवेलेंट के इक्वल है।
is just equals to given mass of C upon equivalent mass of C is just equals to given mass of D upon equivalent mass of D। इसका मतलब यदि मास वाला कोई क्वेश्चन है, किसी एक का मास दे रखा है, इक्वेशन का पूरी का पता नहीं है और इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, किसी एक का मास दे रखा है, दूसरे का कैलकुलेट करना, कुछ नहीं करो, W अपॉन E ऑफ समथिंग और W अपॉन E जिसके लिए फाइंड आउट करना, दोनों का रेशियो ले लो। ये इसके भी इक्वल होगा, ये इसके भी इक्वल होगा, मतलब सब एक दूसरे के यहाँ पे क्या है प्यारो, इक्वल है। सेकंड, हो सकता है आप लोगों को टर्म दे रखा हो नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी टर्म या मोलैरिटी टर्म दे रखा हो, मोलैरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, मोल दे रखे हैं तो मोल को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि मोल को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। तो पहले मोल वाला ले लेते हैं। यदि मान लो आपको इस इक्वेशन को सिर्फ ये पता लगाना है कि A के समथिंग मोल के साथ D के कितने मोल बनेंगे, या B के समथिंग मोल से C के कितने मोल बनेंगे, या B के समथिंग मोल के साथ A कितना कंज्यूम होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, जिसके मोल दे रखे हैं उसके मोल ले लो। अब A के मोल यहाँ पे कितने हैं, A, इट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो मोल को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ऑफ A, इट इज n फैक्टर, इट इज वैलेंस फैक्टर, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, इट दिस n रिप्रेजेंट द n फैक्टर नॉट मोल। तो गिवन मोल ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, ठीक, इट जस्ट इक्वल्स टू गिवन मोल ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ऑफ B इक्वल्स टू गिवन मोल ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ n factor of C and given mole of D multiplied by n factor of D. Here these all terms represent the n factor, these all terms represent the n factor। कई बार क्वेश्चन आता है रेडॉक्स में, आप लोगों ने देखा होगा कि K2Cr2O7 के एक मोल को रिड्यूस करने के लिए बताओ ऑक्जेलेट आयंस का कितने मोल चाहिए होंगे। तो आप क्या कर लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का 1 मोल, मतलब एक की जगह वैल्यू पुट कर दो 1, इसका n फैक्टर ले लो, जस्ट इक्वल्स टू कितने मोल चाहिए, वो हो जाएगा B मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ऑफ ऑक्जेलेट आयन। सीधा सिंगल स्टेप में, सारे क्वेश्चन यहाँ पे सिंगल स्टेप में होंगे। थर्ड है, यदि आपको मोलैरिटी या नॉर्मलिटी डेटा दे रखा हो तो नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑलवेज गिव यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी होती है गिवन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को नॉर्मलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज ऑल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंट। तो NB VB नॉर्मलिटी ऑफ B एंड वॉल्यूम ऑफ B, नॉर्मलिटी ऑफ C वॉल्यूम ऑफ C, नॉर्मलिटी ऑफ D एंड वॉल्यूम ऑफ D। ये आपको जब आप क्वेश्चन अप्लाई करोगे ना, आपको ये लगेगा यार कितना शानदार है, तो ये वाला कॉपी में जरूर नोट कर लेना, ये बहुत काम की चीज, यही कोर पार्ट है। सोचो यहाँ पे ये इसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, मतलब यहाँ पे एक और खास बात है कि आप लोग यहाँ भी इक्वल लगा सकते हो, 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 इसको इसके इक्वल रख सकते हो, इसको इसके इक्वल रख सकते हो, किसी को भी किसी के भी इक्वल रख सकते हो। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम दे रखी है, बताओ इसका कितना मास होगा, तो NaVA जस्ट इक्वल टू WC अपॉन AC। कहीं क्वेश्चन में दे रखा है इसके इतने मोल हैं और ये इसका n फैक्टर है, मतलब इसके इक्विवेलेंट पता चल गए। तो किसी की नॉर्मलिटी को कंपेयर कर लो, इसको किसी के मास से कंपेयर कर लो, कहीं भी कंपेयर करोगे ये ऊपर नीचे हर जगह क्या है, इक्वल है। एक और तरीका हो सकता है, बस ये खास बात है कि ये सिर्फ गैसेज के लिए है, तो ओनली फॉर गैसेज। यदि रिएक्शन आपकी कैसी हो, गैसीज रिएक्शन हो या फिर आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में से कुछ चीज़ें गैसीज हो, तो आप ले सकते हो गिवन वॉल्यूम अपॉन equivalent volume of A just equals to given volume of B upon equivalent volume of B just equals to given volume of C divided by equivalent volume of C and given volume of D divided by equivalent volume of D। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम होते हैं मोल, जैसे 22.4 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मोल STP पे। इसका मतलब यदि 11.2 लीटर है तो आप कहोगे 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 मतलब हाफ मोल गैस है। यहाँ पे भी वही बात है, बस याद रखना, इस पे स्टार लगा लेना अच्छे से, ये तभी अप्लाई करना जब गैसेज हों। इसको भी आप किसी के भी इक्विवेलेंट रख सकते हो। इससे
छाप लो, दिमाग पे रख लो, इसको माथे पे लिख लो, इसको कॉपी में लिख लो। और यदि आपको ये पता चल गया तो इसके बाद क्वेश्चन में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, यहां कोई भी किसी के भी इक्वल है, इसको इसके इक्वल रख दो, 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 जहां जिसको मन करे वहां उसके इक्वल रखो। अब क्वेश्चन में ढूंढो कि आपको क्वेश्चन में डेटा क्या दे रखे हैं। किसी सब्सटेंस के लिए वॉल्यूम दे रखी है, गिवन वॉल्यूम, तो उसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपको मिल गया इक्विवेलेंट। दूसरे के लिए मास कैलकुलेट करना है तो दूसरे के लिए यूज करो W/E। तो कैसे अप्लाई करना है ये आप लोगों को सिखाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शंस में, एसिड बेस रिएक्शन में कहीं एक क्वेश्चन में था कि 200 मिलीलीटर ऑफ M/2 H2SO4 इज मिक्स्ड विद, क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूं, आप लोगों को समझदार लगेगा। मैंने क्या किया, 200 ml H2SO4 एसिड लिया। सबसे पहले एसिड बेस पे ट्राई करते हैं, फिर रेडॉक्स पे ट्राई करेंगे, फिर कहीं भी ट्राई करेंगे आंख बंद करके। M/2 मोलैरिटी 1/2 है, सेमी मोलर सोल्यूशन है। मैंने मोलैरिटी टर्म क्यों लिया, एक्चुअल में आपके जेई नीट हर एग्जाम में आपको मोलैरिटी टर्म ही मिलेंगे, या आपको डिसाइड करना है कि आप उसे इक्विवेलेंट से करोगे या फिर मोल कॉन्सेप्ट से। मैं आप लोगों को दोनों से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन आपको डेटा कभी नॉर्मेलिटी में नहीं मिलेंगे। आपको एग्जामिनर कभी नहीं कहेगा कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाओ, ये आप हो जो डिसाइड करोगे कि मुझे क्या अप्लाई करना है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई नहीं करना। जैसे आप लोगों के घर में एक चाकू होता है और एक तलवार होती है, दोनों ही काटने के काम आते हैं। तलवार बहुत अच्छे से काटती है, लेकिन घर पे सब्जी काटने के लिए आप तलवार को यूज नहीं कर सकते। सेम ईयर बहुत सारी जगहों पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत सही रिजल्ट देता है, बहुत सारी जगहों पे मोल कॉन्सेप्ट बहुत सही रिजल्ट देता है। तो प्लीज केयर करना, यहां मैं सिखाऊंगा कि किन क्वेश्चंस पे हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 200 ml ऑफ M/2 H2SO4 इज मिक्स्ड विद 500 ml of M/5 NaOH. Find the H positive molarity or OH negative molarity in resultant solution। देखिए ध्यान से देखना, आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों को कहा गया 200 ml H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसे 500 ml M/5 मतलब पेंटीमोलर NaOH से मिक्स किया गया। रिजल्टेंट सोल्यूशन में ये बता दो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव कितना है। ये कहाँ कहाँ काम आता है, मोल कॉन्सेप्ट में और खासकर आयोनिक इक्विलिब्रियम में, जहां पे आप लोगों को pH फाइंड आउट करनी होती है, वहां ये बहुत काम की चीज है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करूंगा मोल कॉन्सेप्ट से, यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में किसी क्वेश्चन को करने का सबसे पहला काम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, इक्वेशन को बैलेंस करिएगा। बैलेंस्ड इक्वेशन आप लोग लिख दीजिए। ये मैंने यहाँ पे इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दिया है। ठीक, अब आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि इसके 200 ml है, 200 ml मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मोलैरिटी है। इट गिव यू मोल्स ऑफ H2SO4 विच इज जस्ट इक्वल टू 100 मिलीमोल, क्योंकि मिलीलीटर आपने लिया था इसलिए क्या हो गया मिलीमोल। NaOH के लिए आप लोगों को दे रखा है मोल्स ऑफ NaOH जस्ट इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, इट मीन्स दीज आर 100 मिलीमोल्स। तो जैसे ही आप लोगों को मोल का पता चल गया, फिर आप लोगों का काम होता है, सेकंड स्टेप होता है लिमिटिंग रिएजेंट डिफाइन करना। लिमिटिंग रिएजेंट डिफाइन करने के लिए सीधा आपको क्या करना है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसकी वैल्यू स्मॉलर आती है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और लिमिटिंग रिएजेंट ही यहाँ पे डिफाइन करता है कि क्या होगा रिएक्शन में मैक्सिमम या मिनिमम। तो लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम होता है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। NaOH तो हमें दिख रहा है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो बचेगा कौन, H2SO4। तो कितना H2SO4 बचेगा, तो वी नो दैट 2 मिलीमोल ऑफ NaOH रिएक्ट विद, आप यूनिटरी मेथड लगा रहे हो, रिएक्ट्स विद व्हाट, 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4, 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4। गिवन कितना है रियली, पहले 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर लो, 1 मोल के लिए 1/2, और गिवन कितना है 100, तो 100 रिएक्ट विद 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100, कुल मिला के हमें समझ में आया 50 मिलीमोल H2SO4 कंज्यूम होगा। 50 मिलीमोल H2SO4 कंज्यूम होगा। गिवन कितना है 100 मिलीमोल। तो आगे आ जाते हैं, आगे देखिए
कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे। तो 100 दे रखे थे, 50 कंज्यूम हो गए, तो 50 मिली मोल H2SO4 बच गया मेरे प्यारों। ध्यान से देखना, दोबारा समझ लो आराम से। पहले क्या करो, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम से आपने, यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में तो मिलीमोल आएंगे, मिलीमोल कैलकुलेट कर लो, फिर मिलीमोल को स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, इससे लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट से यूनिटरी मेथड से पता लगा लो कि एक्सेस एजेंट कितना कंज्यूम हो गया है, जितना कंज्यूम हो गया है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा हुआ H2SO4 आप लोगों को मिल गया है। अब H2SO4 क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन हम अज्यूम करते हैं नियरली 100% होगा। होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली क्वेश्चंस में हम अज्यूम करते हैं, इस तरह के सभी क्वेश्चंस में। इसका मतलब 1 मोल ऑफ H2SO4 ऑलवेज गिव यू 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो 50 मिलीमोल H2SO4 क्या देगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 मिलीमोल H पॉजिटिव आयंस। ये क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव बताओ हमें, तो हमें पता चला 100 मिलीमोल, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 मतलब 100 मिलीमोल H पॉजिटिव आयंस थे। तो मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है प्यारों, मोलैरिटी मतलब गिवन मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। गिवन मोल आ गए 100 मिलीमोल आगे हमें दिख रहे हैं। टोटल वॉल्यूम में हमेशा ऐड करना, क्योंकि सोल्यूशन मिक्स होंगे तो वॉल्यूम एडिटिव होती है, तो वॉल्यूम क्या होगा 500 प्लस 200 मतलब 700, तो 1/7 ये मिलीलीटर है, 100 मिलीमोल थे, ध्यान से देखना, और 700 क्या थे, मिलीलीटर थे, मिली से मिली कट जाएगा, मोल अपॉन लीटर मोलैरिटी होती है। तो मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस आ गई मेरे प्यारों 1/7 मोल पर लीटर। ये था मोल कॉन्सेप्ट सोल्यूशन। अब इक्विवेलेंट इसमें क्या कर सकता है वो देखना है। इंटरेस्टिंग तो क्या है इक्विवेलेंट, क्योंकि हम तो यहाँ इक्विवेलेंट देखने के लिए आए हैं भैया, है ना, और आप लोगों की मोल करा रहे हो। इक्विवेलेंट करने के लिए कुछ नहीं करना, इस पूरे मेथड को भूल जाओ, सीधा क्वेश्चन पे आओ। क्या करो, सबसे पहले कंपाउंड को देखो, रिएक्शन दे नहीं रखी है, हमें मैक्सिमम अज्यूम करना है। H2SO4 का n फैक्टर कितना होगा हमें पता है, बेसिसिटी इसकी 2 होती है, इसका n फैक्टर होता है 1, ये एक OH नेगेटिव रिलीज करता है। सबसे पहले मोलैरिटी को कन्वर्ट कर लो नॉर्मेलिटी में, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर मतलब इसकी नॉर्मेलिटी क्या है 1n है H2SO4 की, इसकी मोलैरिटी है 1/5, यहीं पे बता रहा हूँ 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब नॉर्मेलिटी भी है 1/5n। ध्यान से देखना, इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने में आपको बिल्कुल जोर नहीं आया, मेरी गारंटी है। नॉर्मेलिटी होगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर, तो इसकी नॉर्मेलिटी आई 1, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आई मेरे प्यारों, इसकी नॉर्मेलिटी आ गई 1/5। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में अप्लाई कैसे करना है, तो हम कहते हैं इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 जस्ट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। यही तो पता है हमें, यही तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसके इक्विवेलेंट होंगे उतने ही इसके इक्विवेलेंट होंगे, तो दोनों के इक्विवेलेंट क्या कर लो, सेपरेटली कैलकुलेट कर लो। तो इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से पूरी इक्वेशन नहीं लिखनी है इस बार, आप लोगों को सीधा लिखना है, ये है H2SO4 और ये है NaOH, ठीक। इसके इक्विवेलेंट कितने दे रखे हैं, 1 नॉर्मेलिटी है मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम देख लो 200, इसके लिए नॉर्मेलिटी है 1/5, वॉल्यूम है 500। यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है किसके कम इक्विवेलेंट हैं, तो इसके इक्विवेलेंट आए 200 मिली इक्विवेलेंट और इसके आए 100 मिली इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये स्मॉलर है, जो कम होता है वो अपने आप ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, खत्म बात, ठीक। अब इसे कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपली आपको समझ में आ गया यहाँ तक का कि लिमिटिंग रिएजेंट डिफाइन करना है, बस लिमिटिंग रिएजेंट डिफाइन कर दिया। मैंने कहा था ये सिंगल स्टेप क्वेश्चन होते हैं और मैं तो समझाया जा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को सिंगल स्टेप में करके दिखाऊंगा। पहले मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, आपको पता चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, फिर जो बचेगा वो एक्सेस रिएजेंट है। तो एक्सेस रिएजेंट की नॉर्मेलिटी जस्ट इक्वल्स टू होता है नॉर्मेलिटी ऑफ एक्सेस एजेंट
मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम माइनस नॉर्मेलिटी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम अपॉन V1 प्लस V2, इट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन या नॉर्मेलिटी ऑफ रिमेनिंग सब्सटेंस। ध्यान रखना, ये वाला आप किसके लिए यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे एक्सेस के लिए हमेशा, ये वाला आप किसके लिए यूज करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन मतलब H2SO4 क्योंकि वही एक्सेस है, N1V1 की वैल्यू आप लोगों को पहले से पता है वो कितनी है 200, N2V2 पहले से पता है 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड कर दो वॉल्यूम को 700, तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन रिजल्टेंट सोल्यूशन इज जस्ट इक्वल्स टू 100/700 मतलब 1/7। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपके जोल मोल हो गए होंगे, तो इसे थोड़ा सा और सेपरेट करके देख लेंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे प्यारों, ध्यान से देखना, कि नॉर्मेलिटी ऑफ एनी एसिड इज एक्चुअली मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये अपने माथे पे लिख लेना, ये जरूर से याद कर लेना। नॉर्मेलिटी ऑफ एनी बेस इज ऑलवेज जस्ट इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। क्यों? आप खुद समझदार हो। H2SO4 के लिए n फैक्टर 2 होने का मतलब ही है कि H2SO4 2 मोल H पॉजिटिव आयन देता है। तो n फैक्टर रियली एसिड बेस रिएक्शन में रिप्रेजेंट ही क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कितने H पॉजिटिव बनेंगे, कितने मोल OH नेगेटिव बनेंगे। इसीलिए नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड का मतलब आप लोगों को क्या समझना है, मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। नॉर्मेलिटी ऑफ बेस का मतलब क्या समझना है, मोलैरिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इज ऑलवेज जस्ट इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन विच इज जस्ट इक्वल टू 1/7। आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। वही आंसर आपको मिला जो पहले आपने मोल कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट किया था, आंसर कभी डिफर नहीं होगा। अब यार यहाँ पे बहुत मिक्सिंग हो गई इस क्वेश्चन में, हालांकि क्योंकि डिटेल में समझाना था मेरे को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आप लोगों को केवल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मैंने सिखा दिया मोल कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ मान लो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा कम भी समझ में आया तो चलेगा, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को 100% समझ में आएगा। एक बार खुद सोल्व करना है इसे, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। इस बार मोल कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे, इक्विवेलेंट से करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 1 लीटर ऑफ M/10 HCl aqueous is mixed with same volume of M/5 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फाइंड द, वही अपना सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन जो भी बचेगा इन द रिजल्टेंट सोल्यूशन, रिजल्टेंट सोल्यूशन में आप लोगों को बताना है कितना H पॉजिटिव या OH नेगेटिव है। अब आप लोग प्यार से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सिंगल स्टेप में करके दिखाऊंगा। आप लोगों को रिएक्शन नहीं लिखना है, सिर्फ दोनों कंपाउंड्स के नेम लिख लीजिए, दोनों का n फैक्टर डिफाइन कर लीजिए। इसका n फैक्टर होता है 1, इसका n फैक्टर होता है 2। भैया यदि नहीं आता है तो एक वीडियो बना रखा है मैंने n फैक्टर्स पे अलग से, उस पर ढंग से देखना, दुनिया का कोई भी n फैक्टर वहां से आप लोग डिफाइन कर दोगे। n फैक्टर 1, n फैक्टर कितना हो गया मेरे प्यारों 2, ठीक। इसके लिए मोलैरिटी कितनी दे रखी है 1/10, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर होता है नॉर्मेलिटी। ऐसे ही इसके लिए मोलैरिटी दे रखी है 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये होगी इसकी नॉर्मेलिटी, ठीक। इसके इक्विवेलेंट कितने होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई इट्स वॉल्यूम, तो ये हो गए इसके इक्विवेलेंट। इसके इक्विवेलेंट कितने होंगे, वॉल्यूम, क्योंकि दोनों की सेम वॉल्यूम है। तो ये है मेरे प्यारों, ये आप देख रहे हो, ये है इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है मेरे प्यारों, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ा था भैया इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं, तो क्या दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल है, नहीं दिख रहे, इसका मतलब कोई एक बच जाएगा। आप यहाँ पे डेटा देख लो, यहाँ पे आपको मिलेगा 1/10 और यहाँ पे आप लोगों को डेटा मिलेगा 2/5। आपको देखना है कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, ये वैल्यू स्मॉलर है। जो वैल्यू स्मॉलर होती है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट।
सिंगल स्टेप में काम करना है। नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, रिजल्टेंट में एक्सेस बचेगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना बचेगा, तो एक्सेस को ले लो 2/5 माइनस कौन सा लेना है, लिमिटिंग के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस माइनस इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग। इक्विवेलेंट को आप लिख सकते हो N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। इतनी दूर आपको समझ में आ गई, सिंगल स्टेप है ये, बस यही आंसर आ जाएगा। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि नॉर्मेलिटी ऑफ बेस मीन्स होता है मोलैरिटी ऑफ OH नेगेटिव। तो मेरे प्यारों ये आ गई मोलैरिटी ऑफ OH नेगेटिव इन रिजल्टेंट सोल्यूशन। इसको सॉल्व कर देते हैं। 2/5 माइनस 1/5 तो ये हो जाएगा 10, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई हो गया अपना 2, तो ये फाइनली आ जाएगा 3/20। ये है मोलैरिटी ऑफ OH नेगेटिव आयंस। मेरे हिसाब से बहुत आसान था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मज़ेदार था। एक और ट्राई करते हैं, ये तब अप्लाई करना, ये फॉर्मूला है अपना नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन इक्वल्स टू N1V1 एक्सेस के लिए, N2V2 लिमिटिंग रिएजेंट के लिए अपॉन V1 प्लस V2। ये तब अप्लाई करना जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा हो, कंज्यूम हो रही हो चीज़ें, तो जो मैक्सिमम कंज्यूम होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, जो रिमेनिंग होगा वो बच जाएगा, और इससे नॉर्मेलिटी रिजल्टेंट सोल्यूशन की आ जाएगी। यदि नॉर्मेलिटी एसिड की आती है तो वो H पॉजिटिव मोलैरिटी है, यदि नॉर्मेलिटी बेस की आती है, एक्सेस एजेंट बेस है, तो वो क्या है अपना बेसिक सोल्यूशन, मतलब वो मोलैरिटी है OH नेगेटिव आयंस की। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 500 या ऐसे ले लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ M/10 H2SO4 एंड M/10 NaOH आर मिक्स्ड। ये अंतिम क्वेश्चन है, एसिड बेस का, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, फाइंड द मोलैरिटी या फाइंड द pH ऑफ समथिंग, इस तरह के क्वेश्चन होंगे ये। मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, सेम मैं आप लोगों को क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को परफेक्ट हो जाए ये। हालांकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज है, टाइम बहुत शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन चीज़ें जब अच्छी हो तो मैं अच्छे से कराऊंगा, तो आप लोग प्यार से देखिएगा। सबसे पहले दोनों को क्या कर लो, सेपरेटली लिख लो। आपने देखा ये है H2SO4, ये है आपका NaOH, दोनों आपने ले लिए, खत्म बात। इसके लिए क्या करना है, 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये है एन फैक्टर, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर मतलब नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। जब नहीं दे रखा हो, इक्वल वॉल्यूम दे रखा हो तो 1 अज्यूम कर लेना। इसके लिए क्या दे रखा है, 1/10, इक्वल मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि इक्वल दे नहीं रखे होते हैं ना, दे रखे होते हैं वो इक्वल नहीं होते, रिएक्ट इक्वलेंट में करते हैं। तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। यहाँ से हमें पता चल गया भैया, ये है 1/1/5 इक्वलेंट, ये है 1/10 इक्वलेंट। इसके मिली इक्वलेंट या इक्वलेंट है यहाँ पे इतने, इसके इक्वलेंट है यहाँ पे इतने, दूर से ही दिख रहा है। इसके इक्वलेंट कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। सीधा सीधा आ जाओ, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, एक्सेस में कौन है, H2SO4, इसका मतलब एसिड की जो कंसंट्रेशन बचेगी उसके लिए हम क्या कहेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड is just equals to molarity of H positive ions is just equals to, अब ये कर लीजिए 1/5 एक्सेस माइनस 1/10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो ये हो गया मेरे प्यारों कितना, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो गया अपना 1/20 मोल पर लीटर। अब यार इससे ज़्यादा आसान क्या ही होगा, सिंगल स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है। वही क्वेश्चन यदि मोल कॉन्सेप्ट में करते ना, ज़िंदगी बदल जाती। सीधा सीधा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप याद रखो। सबसे पहले क्या करो, दोनों के इक्विवेलेंट डिफाइन कर लो, फिर देख लो किसके इक्विवेलेंट कम आए। इक्विवेलेंट होते हैं मिली इक्विवेलेंट, टेंशन मत लो, मिली इक्विवेलेंट है तो मिलीलीटर से डिवाइड कर देना, इक्विवेलेंट है तो लीटर से डिवाइड कर देना, ठीक। इक्विवेलेंट डिफाइन कर लिए। इक्विवेलेंट डिफाइन करने के बाद क्या करना है, देखना कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट डिफाइन हो गया, फिर फॉर्मूला लगा दो N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। N1V1 एक्सेस के लिए, माइनस N2V2 हमेशा लिमिटिंग के लिए, ठीक। जो बचेगा, यदि वो एसिड है तो वो H पॉजिटिव मोलैरिटी है, यदि वो बेस है तो वो OH नेगेटिव मोलैरिटी है। स्क्रीनशॉट लो। फिर अब करेंगे रेडॉक्स वाले क्वेश्चंस, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। फिर करेंगे कोई भी क्वेश्चन उठा के रेंडमली, है ना, वो जो कोई भी क्वेश्चन करेंगे वो बड़े खतरनाक होते हैं, वहाँ पता ही नहीं चलता कि हमें लगाना क्या है फॉर्मूला। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ सकें। एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, देखिएगा,
हाउ मैनी मोल्स, ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, खासकर नीट में तो ये परमानेंट आता है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ FeSO4 required for complete न्यूट्रलाइजेशन ऑफ। आप ही लोगों के सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा इसी टाइम। ये ताज़ा क्वेश्चन बनाता हूँ, कोई उठाए हुए क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा हमें पता है ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कैसे बनते हैं, किसी एक कंपाउंड के मोल पूछे गए हैं, दूसरे के दे रखे होते हैं। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। आप लोग जानते हो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएक्शन देते हैं। हालांकि K2Cr2O7 केवल एसिडिक मीडियम में ही यूज होता है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही एसिडिक मीडियम में करता है pH 4 तक, है ना। 4 पे ये एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। इस क्वेश्चन को करने का मोल कॉन्सेप्ट का तरीका क्या है, इक्वेशन लिखो मोलिक्यूल और फिर उसको बैलेंस करो, जिंदगी बदल जाएगी। बैलेंस करोगे, ये सब करोगे, तब तक लोग नीट जेई करके निकल जाएंगे, आप लोग वही करते चले जाओगे। क्या करना है, इस रिएक्शन में हमें नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, यदि नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, एन फैक्टर वाला आ जाएगी। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। ये Fe+2 को, FeSO4 में Fe+2 है, उसे Fe+3 में कन्वर्ट करता है। ये हमें आइडिया होना चाहिए कौन किसमें चेंज होता है, पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। क्रोमियम +6 स्टेट से +3 में जाता है और आयरन +2 स्टेट से +3 में जाता है। बस ये हमें नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो लेक्चर देख लेना, एन फैक्टर वाला आ जाएगा। इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ईच कैरी क्रोमियम। अब याद रखना कि हमें पर एंटिटी देखना है, इस एंटिटी से कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो यहाँ 2 क्रोमियम एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके लिए एन फैक्टर आ गया 6 और इसके लिए एन फैक्टर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 1। खत्म बात, एन फैक्टर आ गया ना। मैंने आप लोगों को बताया था एक कोर पार्ट शुरू में, मैंने कहा था आप इक्विवेलेंट कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोल मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, ये भी इक्विवेलेंट है। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये भी इक्विवेलेंट है। गिवन वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये भी इक्विवेलेंट है। नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ये भी इक्विवेलेंट है। यहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है, यहाँ पे देखो मोल एक के पूछे गए हैं, दूसरे के मोल दिए गए हैं। इसका मतलब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए, हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। हमें यही अप्लाई करना चाहिए दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में ही यही काम आएगा। तो K2Cr2O7 का यहाँ पे मोल दे रखा 1, तो K2Cr2O7 के लिए मोल हो गया 1, एन फैक्टर हो गया 6। दूसरे के लिए मोल कितने हैं हम नहीं जानते, तो मोल्स ऑफ FeSO4 मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर हो गया 1। तो भैया मोल्स ऑफ FeSO4 रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज आर 6। ये लो क्वेश्चन हो गया भैया ना, क्वेश्चन हो गया है। थोड़ा ये एन फैक्टर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ होगा, तो ये सिंगल स्टेप का क्वेश्चन था, मुझे देखना था क्या दे रखा है और क्या फाइंड आउट करना है। एक और ट्राई करते हैं, सेम क्वेश्चन में क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज मिल गया आप लोगों को। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ m/2 K2C2O4 aqueous solution required for complete neutralization of 1 mole KMNO4 in एसिडिक मीडियम। मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिया है, या तो आप एक काम करो, रुक जाओ, वीडियो को रोक दो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर देखना मैं कैसे करता हूँ। मैं इसे सिंपली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सिंगल स्टेप में करने वाला हूँ। कैसे सोचना है, एग्जाम में आप बैठे हो, हर बार नया क्वेश्चन आता है, तब पता ही नहीं चल रहा होता कि यार अप्लाई कैसे करना, न्यूमेरिकल बनता कैसे, पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, तो करना कैसे है। देखो सबसे पहले देखो, इसके लिए मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दे रखा है, दूसरे के लिए मोल दे रखा है केवल। इसका मतलब इसके लिए मोल मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ले लो,
मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर ले लो इक्विवेलेंट। इसके लिए नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या ले लो, वॉल्यूम ले लो, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ले लो। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, किसी के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, एक के इक्विवेलेंट तो हम ऐसे लिखेंगे, दूसरे के इक्विवेलेंट ऐसे लिखेंगे, दोनों को कंपेयर कर दें क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इक्वल होते हैं। किसके लिए क्या रखना है, KMnO4 के लिए ये वाला रखना है। आपको नॉलेज होना चाहिए KMnO4 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है मैंगनीज 2 पॉजिटिव में, एन फैक्टर यहाँ पे 5 है क्योंकि +7 से ही +2 में जा रहा है, खत्म बात। इसके लिए लिख दिया हमने, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ दे रखा है 1 मोल ऑफ KMnO4, खत्म बात। दूसरे के लिए मोलारिटी दे रखी है K2C2O4 के लिए, तो हम जानते हैं C2O4 2 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू CO2, एन फैक्टर होता है 2 क्योंकि एक कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, तो एक क्या कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इस एंटिटी में कितने कार्बन है 2, तो 2 वाले कितने लॉस कर रहे हैं 2। एन फैक्टर पता चल गया, सारी कहानी खत्म। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ KMnO4 है 1 दे रखा है, एन फैक्टर कितना है 5 दे रखा है, जस्ट इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट की नॉर्मेलिटी, मोलारिटी को क्या कर दो, मोलारिटी को क्या कर दो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वी डोंट नो व्हाट इज वॉल्यूम, लेकिन हम जानते हैं यहाँ वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होगा 5 लीटर। लीटर ही क्यों लिया, मिलीलीटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे ये है इक्विवेलेंट नॉट मिली इक्विवेलेंट, ये है मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इसका मतलब नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम भी क्या इक्विवेलेंट। यदि आप इक्विवेलेंट यूज कर रहे हो तो मेरे प्यारों फिर क्या होगा, लीटर में आएगा आंसर। क्या यार कितना मुश्किल था यार, आपने तो यार सर कर दिया ना, हम तो देख ही पा रहे हैं, बस देखने पे तो लग रहा है हाँ हो जाएगा, लेकिन हम करेंगे कैसे। तुरंत क्या करो, कॉपी उठाओ, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व कर दो। गलत होगा ना, आप सीख जाओगे गलत कैसे करते हैं, एक बार आप ये सीख जाओगे गलत कैसे करते हैं तो शायद आप ये भी सीख जाओगे सही कैसे करते हैं। एक बार इसका सॉल्व एक रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे किया मैंने ढूंढा, बहुत शांति से देखना, मैंने ढूंढा एक के लिए मोलारिटी, एग्जाम में मोलारिटी आएगी, नॉर्मेलिटी कभी नहीं आएगी। एक के लिए मोलारिटी एंड वॉल्यूम है, दूसरे के लिए मोल है एंड एन फैक्टर है। तो एक को क्या कर लिया मैंने, मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, ये होता है इक्विवेलेंट। आपको ये ढूंढना इक्विवेलेंट में कैसे लेके जाना था, इक्विवेलेंट के 4 तरीके मैंने बता रखे हैं। दूसरे को नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। एन फैक्टर आपका नॉलेज है, एन फैक्टर प्रीवियस क्लास में मैंने सिखाया है। एन फैक्टर क्या है, नॉलेज बेस्ड है। इसके लिए एन फैक्टर है 5, इसके लिए एन फैक्टर 2, तो इसके लिए मोल दे रखा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं कितने मोल उसके यूज हो रहे हैं, तो मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर जस्ट इक्वल्स टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर हो गया नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सिंगल स्टेप क्वेश्चन है, यदि आपको ये सब नॉलेज है ना तो क्वेश्चन का सोल्यूशन तो सिर्फ इतना ही है। यदि आपको नॉलेज है मेरे प्यारों तो क्वेश्चन का सोल्यूशन तो सिर्फ इतना है। यदि आपको यहाँ भी नॉलेज है तो क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो सिर्फ इतना सा है। तो मेरे प्यारों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ शानदार क्वेश्चन करते हैं। तो अब रैंडमली कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा क्या अप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था 5 ग्राम ऑफ ए मेटल ऑक्साइड, 5 ग्राम ऑफ a metal oxide gives 3 gram of its hydroxide. Find the equivalent mass of मेटल। ये क्या क्वेश्चन है, कुछ दे ही नहीं रखा, न मेटल का नाम दे रखा, न एटॉमिक नंबर दे रखा, न रिएक्शन दे रखा, न कहीं पे कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा। क्या माजरा है, ये कैसा क्वेश्चन है, क्या अप्लाई करेंगे। यदि मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरे को देखते ही लगेगा यार ये क्वेश्चन अजीब है यार, ये कैसे करेंगे। अब देखो चलते हैं हमारे ट्रिक पे, हमारे काम पे। हम तो सीखे हुए हैं सब भैया, मेटल ऑक्साइड है ना, तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड जितना भी है ना, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड जितना भी है ना उतना ही क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। ये तो हम जानते हैं। क्या दे रखा है, मास। क्या दे रखा है, मास। यही देखना होता है। तरीका देखो, मैं ना क्वेश्चन कराते टाइम जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ वैसे सोचो क्वेश्चन में, वैसे उस तरीके से सोचना शुरू करो। आप महारथी नहीं हो जाओ तो मेरे को बता देना, मेरा नाम DN बाबा नहीं। फिर इक्विवेलेंट ऑफ, इसका मतलब इसका गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज जस्ट इक्वल टू गिवन मास ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोक्साइड। इट इज फॉर हाइड्रोक्साइड क्योंकि ये इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है, इट इज फॉर ऑक्साइड।
ठीक है, गिवन मास तो दोनों के दे रखे हैं, इक्विवेलेंट मास कहाँ है भैया, इक्विवेलेंट मास कहाँ है। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। तो देखिए आपको मिला एक कंपाउंड जैसे AlCl3, ध्यान से देखना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। कोई कहे AlCl3 का मोलर मास बताओ, तो मोलर मास ऑफ AlCl3 जस्ट इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ क्लोरीन। ऐसे ही करोगे, नहीं करोगे तो आप लिखोगे मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 प्लस मोलर मास ऑफ क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करना नहीं भूलोगे। इस तरह से आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे। सेम कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करना है, यही लोग नहीं जानते हैं। तो इसमें होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन विदाउट एनी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम का मोलर मास है 27 डिवाइडेड बाई 3, इसका क्या होगा इक्विवेलेंट मास, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है +3, जितना चार्ज होता है वही एन फैक्टर होता है इन केस ऑफ आयंस। प्लस क्लोरीन के लिए यहाँ पे क्लोरीन क्लोराइड Cl नेगेटिव की फॉर्म में है, तो Cl नेगेटिव के लिए मोलर मास होता है 35.5 डिवाइडेड बाई -1, मतलब सीधा चार्ज से डिवाइड कर दो मेरे प्यारों, कहीं 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधा होता है। कहीं भी कितना भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, इक्विवेलेंट मास हमेशा उन आयंस के इक्विवेलेंट मास के सम के बराबर होता है जिनसे वो बना है। यदि एलिमेंट से बना है तो एलिमेंट से ले लो, आयंस है तो आयन से ले लो, ये बहुत आसान है। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल मत लगाना। सेम यहाँ पे आप ऑक्साइड के लिए बात कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग जो है हाइड्रोक्साइड के लिए बात कर रहे हो। तो जब आप ऑक्साइड की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन क्या है -2 स्टेट में, यदि ऑक्साइड -2 स्टेट में तो इसका इक्विवेलेंट मास होगा 8। यदि हाइड्रोक्साइड की बात करें तो OH नेगेटिव चार्ज कितना है -1, 17 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना हो गया मेरे प्यारों 17। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, O2 नेगेटिव तो 16/2, OH नेगेटिव तो -1 तो 17/1 मोलर मास बाई 1। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड जो है, गिवन मास में यहां से पुट कर रहा हूं 5 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड जो कि है 8 जस्ट इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोक्साइड विदाउट एनी स्टोइकियोमेट्री। कहीं काम में नहीं लेनी, फॉर्मूला नहीं पता हो तब भी हम कर देंगे। बताओ इस पूरे में वेरिएबल क्या बचा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है वो खुद निकालना, सॉल्व करना, बताना, कमेंट में इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर लिखना। मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है माइनस में वैल्यू दिख रही हो आप लोगों को, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मास कभी माइनस नहीं होता, आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। प्यारे बच्चों, आपके इस चैनल पे एक बहुत ही अल्टीमेट सीरीज लॉन्च होने वाली है। ये सीरीज प्योर क्वेश्चंस के लिए है, आप लोगों को सिर्फ ये सिखाने के लिए कि क्वेश्चंस बच्चे कहाँ गलत करते हैं। ये सीरीज जेईई एडवांस्ड, जेईई मेन एंड नीट तीनों के लिए सेपरेटली काम करेगी, तीनों के लिए अलग अलग आप लोगों को एपिसोड्स मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा अपने केमिस्ट्री व्लॉग्स पे आप लोगों को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल के रेगुलर लेक्चर्स भी चल रहे हैं। इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को गूगल या यूट्यूब सर्च नहीं करना पड़ेगा केमिस्ट्री में, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। मैं पूरे एफर्ट्स अपने लगा रहा हूँ, अपनी जितनी जान है सारी झोंक रहा हूँ, और इसके बदले सिर्फ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने एंजॉय किया तो, और यदि आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करिए ताकि अपनी इस फैमिली को डेवलप होते हुए मैं देख सकूं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा, अगली बार और ज़्यादा सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक